गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साइंस कॉन्सेप्ट्स में। आज हम लोग सीटेट अपर प्राइमरी लेवल 2015 में फरवरी महीने में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं और पेपर का सेट है सेट ई। देखिए, इसमें 30 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते हैं और इसमें से 20 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक की किताब से ही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस मान के चलिए कि 99% क्वेश्चन ये आपको एनसीईआरटी कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की बुक से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं सब्जेक्ट के और 10 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं विज्ञान शिक्षण के। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि वर्ष 2015 फरवरी महीने में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और इन क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे दिया गया है और पहला क्वेश्चन है कि कोई वस्तु 5000 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, तब ध्वनि का आवर्तकाल क्या होगा। देखिए दोस्तों, आवर्तकाल t बराबर में होता है 1 में फ्रिक्वेंसी और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आपको कितनी दी गई है, 5000 हर्ट्ज दी गई है। तो यहाँ से हम आवर्तकाल निकाल सकते हैं। ये 1 में कितना हो जाएगा, 5000 और इसको सॉल्व करने पर दोस्तों आ जाएगा 0.0002। तो यहाँ से दोस्तों ये कितना आ जाएगा, 0.0002 सेकेंड। तो फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज में दी गई है तो आवर्तकाल किस में आएगा, आपका सेकंड में आएगा। तो ये दोस्तों फार्मूला है आवर्तकाल और फ्रिक्वेंसी का। और इसमें आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि जब आवर्तकाल इसमें सेकंड में लिया जाता है तब फ्रिक्वेंसी किस में आती है, हर्ट्ज में आती है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आपने लेंस में पढ़ा होगा कि लेंस में वहाँ पर आपने पढ़ा था कि लेंस में पावर का जो फार्मूला होता है तो वहाँ पे पावर का फार्मूला P बराबर में होता है 1 में कैपिटल F। और ये जो कैपिटल F यहाँ पे लिया जाता है ये हमेशा किस में लिया जाता है, मीटर में लिया जाता है। तो जब भी आप किसी लेंस की फोकस दूरी को मीटर में लेते हैं तब जो उसकी पावर आती है वो किस में आती है, डायोप्टर में आती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आप दोस्तों ध्यान रखिएगा, उसी प्रकार से यहाँ पे फ्रिक्वेंसी बराबर में होता है 1 में टाइम पीरियड। और जब ये टाइम पीरियड सेकंड में लिया जाता है तो फ्रिक्वेंसी किस में आ जाती है, हर्ट्ज में आ जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 0.0002 सेकेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। तड़ित, भूस्खलन, गर्जन, सुनामी, बाढ़। अब ये पूछ रहे हैं कि भूकंप से हो सकता है, यानी कि इसमें से कौन कौन सी ऐसी घटना है जो भूकंप से हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, भूकंप क्या होता है, जब भी टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उनसे जो एनर्जी निकलती है, यही एनर्जी जब तरंगों के रूप में आगे बढ़ने लगती है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप। पहले ये पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं, वहाँ पे कहीं पे इनका फोकस होता है और वहाँ से ठीक जब ये सतह पर ऊपर आती हैं तो वहाँ पे इनका एपी सेंटर होता है और फिर वहाँ से ये बाहर की तरफ जो है फैलने लगती है। अब देखिए यहाँ पे जब भी भूकंप आता है तो भूकंप आने पर हमेशा क्या होता है, भूस्खलन होता है। भाई जब भी भूकंप आता है तरंगे बहुत हाई एनर्जी लेकर के बाहर की तरफ आती हैं और ये तरंगे जिस जिस स्थान से होकर के जाती हैं वहाँ पे पूरी तरीके से पृथ्वी को हिला देती हैं, भूकंपित कर देती हैं और इससे वहाँ पे क्या हो जाएगा, भूस्खलन हो जाएगा। तो भूस्खलन की घटना भूकंप के कारण हो सकती है। इसके अलावा देखिए यही घटना अगर समुद्र के नीचे होती है, यानी कि मान लीजिए कि समुद्र है और समुद्र के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट है, यदि यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेटों के बीच में किसी प्रकार का घर्षण या टकराव होता है तो यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी जब ये सतह पे आएगी तो सतह पे जब ये एनर्जी चलेगी तो इससे क्या होगा, समुद्र का बहुत सारा पानी लहरों के रूप में बाहर की तरफ काफ़ी ऊंचाई के साथ बढ़ता है और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। तो भूकंप से सुनामी भी आ सकती है और जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी बाहर की तरफ आएगा तो ये बाढ़ का रूप लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ई वाला आंसर भी इसका करेक्ट होगा। तो जो संभावना यहाँ पे देखिए बन सकती है बी, डी और ई। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, बी, डी और ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव नेत्र में शलाकाओं और शंकुओं। देखिए दोस्तों, मानव नेत्र में जो रेटिना पाई जाती है, रेटिना की अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो रेटिना की जब आप लोग उसकी सेलुलर स्ट्रक्चर को आप लोग पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से टाइप की सेल पाई जाती है, मतलब उसकी टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक उसमें पाई जाती है कोन सेल और एक उसमें पाई जाती है रॉड सेल। तो दो तरह की सेल पाई जाती है, एक सेल पाई जाती है कौन सी, रॉड सेल, और दूसरी सेल जो होती है थोड़ा सा कोन शेप में होती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोन सेल। तो रॉड सेल और कोन सेल ये दो तरीके की सेल पाई जाती है। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों ही कोशिकाओं का काम क्या होता है, ये किन के लिए संवेदी होती हैं, किन के लिए सेंसरी होती हैं, ये आपको इसमें याद रखना होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कोन सेल होती है, ये कोन सेल लाइट के लिए जो है सेंसिटिव होती है, यानी कि लाइट में जब भी हम लोग जो है देखते हैं तो वहाँ पे कोन सेल जो है वो रिस्पॉन्स करती है। और जब भी हमको कम प्रकाश में या अंधेरी जगह पे देखना होता है तो वहाँ पे हम जो है रॉड सेल की सहायता से वस्तुओं को देखते हैं। तो यहाँ पे रॉड सेल ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। तो प्रकाश में, यानी कि अधिक प्रकाश में देखने के लिए कौन कार्य करता है, कोन सेल कार्य करती है, और डार्क में देखने के लिए कौन कार्य करता है, रॉड सेल काम करती है। इसके अलावा दोस्तों देखिएगा यहाँ पर कि कोन सेल जो होती है ये कलर के लिए भी सेंसिटिव होती है, यानी कि जितने भी टाइप्स के हम लोग कलर को सेंस करते हैं, देखते हैं, वो कलर को सेंस करने का काम किसका होता है, कोन सेल का होता है। अब देखिए यहाँ पे कोन सेल और रॉड सेल के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि शंकु मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे बता रखा है कि शंकु जो होता है, यानी कि शंकु की जो कोशिकाएं होती हैं, शंकु वाली कोशिकाएं होती हैं, वो तीव्र प्रकाश में देखने के लिए सुग्राही होती हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। दूसरा है कि शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये स्टेटमेंट सही है। और थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं तो शलाकाओं वर्णों यानी कि रंगों की अनुभूति कर सकती है, यानी कि शलाकाओं यानी कि रॉड सेल। तो रॉड सेल कलर को फील करती हैं, कलर को सेंस करती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। कलर को कौन सेंस करती है, कोन सेल करती है। फोर्थ ऑप्शन है कि शलाकाएं तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, तो ये भी गलत है। रॉड सेल जो होती हैं वो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, यानी कि जो शंकु या कोन सेल होती हैं ये तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित ग्रहों में से किसका अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो कौन सा इसमें ऐसा ग्रह है जिसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो वैसे दोस्तों देखिए, बुध और शुक्र ये दो ऐसे उपग्रह हैं जिनका अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो इसमें देखिए बुध तो दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है, शुक्र दिया है। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, यानी कि शुक्र। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65 से लेकर के 68 तक जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो पेडागोजिक क्वेश्चन है। पेडागोजिक क्वेश्चन अभी हम लोग नहीं सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित खाने योग्य पौधों पर विचार कीजिए। केला, बैगन, भिंडी और कद्दू। पूछ रहा है कि इनमें से पौधों का ऐसा युगल चुनिए जिसमें 2 या 2 से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं। पहला ऑप्शन इसमें है देखिए केला। देखिए केला का हम लोग क्या क्या चीज़ें खाते हैं। देखिए दोस्तों, केले के फूल की सब्जी बनती है और इसके अलावा केले का जो फल होता है वो भी खाया जाता है। तो इस तरीके से देखिए केले के फूल का भी इस्तेमाल हो रहा है खाने के लिए, और उसमें जो फल लग रहा है फल को भी खाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपसे पूछ रहा है इसमें कि इनमें से पौधों का ऐसा युगल चुनिए जिसमें 2 या 2 से अधिक भाग खाने के लिए। तो केला इसमें शामिल हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 भाग खाने के लिए होता है। एक इसका फूल हो गया और दूसरा जो है इसका फल हो गया। बैगन, तो बैगन में तो केवल फल ही खाया जाता है। भिंडी, तो भिंडी में भी दोस्तों केवल फल ही खाया जाता है। कद्दू या काशी फल, तो देखिए कद्दू या काशी फल, इसमें भी देखिए इसका जो है फूल का इस्तेमाल किया जाता है और बाकी जो कद्दू होता है कद्दू को भी खाया जाता है। तो इसमें भी देखिए इसके 2 भाग हैं जो खाए जाते हैं। तो इस तरीके से ए और डी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से मानव पाचन तंत्र के भागों के संयोजन का वह कौन सा समुच्चय है जो पाचन कार्य नहीं करता।
तो आपको यहाँ पे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए, मनुष्य में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये बक्कल कैविटी यानी कि जिसकी ओपनिंग कहाँ पे होती है, बाहर की तरफ माउथ में होती है। तो पहले माउथ होता है, माउथ कहाँ पे अंदर की तरफ खुलता है, बक्कल कैविटी में। तो मनुष्य में जो पाचन तंत्र होता है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ। माउथ एक ओपनिंग होती है, ये अंदर की तरफ कहाँ पे खुलता है, बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी के बाद फिर क्या होता है, फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स के बाद फिर क्या होता है, ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद स्टमक। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन कैसे ओपन होता है, एनस के थ्रू ओपन होता है। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन से ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कहाँ कहाँ पाचन नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कहाँ कहाँ पाचन नहीं होता है। पहला ऑप्शन है दिया है ग्रसिका यानी कि ईसोफेगस। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है ग्रसिका यानी कि फेरिंग्स। ये दोस्तों फेरिंग्स जो होता है ये एक प्रकार का पैसेज होता है, और आपको पता होगा कि ये फेरिंग्स जो होती है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम इन दोनों में कॉमन होती है। और जैसे ही आप भोजन को अंदर की तरफ निगलते हैं वैसे ही फेरिंग्स में जो स्वर तंत्र पाया जाता है उसके ऊपर एक ढक्कन होता है जिससे हम लोग बोलते हैं इपीग्लॉटिस, और ये इपीग्लॉटिस बंद हो जाता है जिससे कि भोजन इसके ऊपर से सरकता हुआ ईसोफेगस में चला जाता है। तो इस तरीके से फेरिंग्स जो होती है वो एक प्रकार से कॉमन पैसेज होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें भोजन को पचाने का कोई काम नहीं होता है, ये केवल जो है बक्कल कैविटी को ईसोफेगस से जोड़ने का काम करती है। तो पाचन का इसमें कोई काम नहीं हो रहा। बृहत आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें दोस्तों, तो देखिए दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन पूरी तरीके से पच जाता है, और पचने के बाद वहीं पे इसका अवशोषण हो जाता है। आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं जिसको हम लोग माइक्रोविलाई कहते हैं या रसांकुर कहते हैं, और रसांकुर भोजन को अवशोषित कर लेते हैं, और यानी कि पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेते हैं जो भी उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं। और उसके बाद जब ये बृहद आंत की तरफ यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ भोजन पहुंचता है तो वहाँ पे जल को अवशोषित कर लिया जाता है, जो कुछ साल्ट वगैरह होते हैं उनको अवशोषित कर लिया जाता है, और जो अपचित भोजन रहता है उस अपचित भोजन को आगे की तरफ जो है बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ देखिए बृहद आंत में भी किसी भी प्रकार का पाचन का कोई काम नहीं होता है। और मलाशय यानी कि जो रेक्टम होता है वहाँ पे मल इकट्ठा होता है जो कि एनस के द्वारा फिर इसको बाहर कर दिया जाता है शरीर से। तो इस तरीके से दोस्तों ग्रसिका में भी पाचन का कोई काम नहीं हो रहा है, बृहत आंत में भी पाचन का कोई काम नहीं हो रहा है। हाँ, बृहत आंत में अवशोषण का काम हो रहा है लेकिन पाचन का कोई काम नहीं हो रहा है। मलाशय में भी पाचन का कोई काम नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 यानी कि ग्रसिका, बृहत आंत और मलाशय। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि दीर्घ रोम के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। अभी भी मैंने आपको दोस्तों बताया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसी में उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं। और ये उंगली नुमा उभार क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उंगली नुमा उभार बनने से यहाँ पे इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया होगा वो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ जाने के कारण यहाँ पे क्या होगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट यानी कि जो पचा हुआ भोजन है, कार्बोहाइड्रेट जो मोनोसेकेराइड में टूट गया होगा, प्रोटीन जो कि अमीनो एसिड में टूट गया होगा, फैट जो कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट गया होगा, ये अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो सके इसके लिए यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाता है। और वो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए नेचर ने क्या व्यवस्था की है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये माइक्रोविलाई नामक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसमें यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है, तो जो भी पचा हुआ भोजन आता है वो ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होकर के चला जाता है। तो आइए इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट्स को हम लोग पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि इनकी अत्यधिक पतली भित्तियाँ होती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सही है कि इनकी जो भित्तियाँ होती हैं वो पतली होती हैं। ये उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है, तो ये भी दोस्तों सही है कि ये उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। इनमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है, ये भी दोस्तों सही है। डी इसमें दिया है कि इसमें महीन छिद्र होते हैं जिससे भोजन सरलता से गुजर सकता है, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, इसमें कोई महीन छिद्र नहीं होता है। तो इस तरीके से ए, बी और सी ये तीनों सही है, और ए, बी और सी ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। तो इस तरीके से दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ए, बी और सी।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित जंतुओं में से रोमंथी यानी कि रूमिनेंट जंतु, देखिए दोस्तों रूमिनेंट जंतु क्या होते हैं। रूमिनेंट वो जंतु होते हैं जो भोजन को चबाने के बाद यानी कि भोजन को खाने के बाद जब ये पेट में जाता है तो पहले ये प्राइमरी स्टोमक में जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं रूमिनेंट बोलते हैं। और यहाँ से ये बाद में यानी कि जब ये भोजन कर लेते हैं तो करने के बाद ये वहाँ से फिर से वापस भोजन को बक्कल कैविटी में ला लेते हैं और वहाँ पे बैठ करके इसको जो है चबाते रहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जुगाली करना। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से ऐसे जंतु हैं जो कि जुगाली करते हैं। जितने भी ये घास वगैरह खाने वाले जंतु होंगे ये सभी जो है जुगाली करते हैं। तो देखिए इसमें भैंस हो गया, गाय हो गई, हिरन हो गई, ये सभी जो है जुगाली करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इन्हीं को हम लोग जो है रूमिनेंट बोलते हैं। तो भैंस, गाय और हिरन ये सभी जुगाली करने वाले जंतु हैं, इन्हीं को हम लोग जो है रूमिनेंट बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कभी कभी शारीरिक कार्य करने के पश्चात हमारी पेशियों में क्रैम्प आते हैं, मरोड़ या खिंचाव उत्पन्न हो जाते हैं, तो इसका कारण क्या होता है। तो देखिए दोस्तों इसका कारण क्या होता है कि ग्लूकोज का पायरुवेट में परिवर्तित ना होना। देखिए दोस्तों चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों में ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है। और ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में होता क्या है कि ग्लूकोज का एक अणु ये कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में, यानी कि ग्लूकोज से क्या बन जाता है पायरुविक एसिड या पायरुवेट बन जाता है। पूरा एसिड बोलेंगे तो आप पायरुविक एसिड बोलेंगे और उसको आयन में तोड़ देंगे तो वही क्या कहलाएगा पायरुवेट आयन कहलाएगा। तो ग्लूकोज पायरुवेट में तो परिवर्तित होगा ही होगा। ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित ना होना। थर्ड ऑप्शन है कि पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना। तो दोस्तों देखिए ये जो पायरुवेट बनता है जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो यही पायरुवेट ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और इसी लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण जो है हमको थकान महसूस होती है। और जब हम लोग कुछ देर तक रेस्ट करते हैं तो यही लैक्टिक एसिड ये लीवर के द्वारा फिर से जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है पायरुविक एसिड में। तो इस तरीके से दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा 3। तो इसका कारण ये होता है कि जो पायरुवेट बना है ग्लाइकोलिसिस के बाद जो पायरुवेट बना है वो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होने लगता है और इसी लैक्टिक अम्ल के कारण ये मरोड़ और खिंचाव उत्पन्न होता है। तो 73 का सही आंसर हो जाएगा 3, यानी कि पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र मार्ग को सही क्रम में दिखाया गया है। देखिए दोस्तों मूत्र का निर्माण कैसे होता है। मूत्र का निर्माण होता है ब्लड को छान करके। तो ब्लड को छानने के लिए ब्लड सबसे पहले कहाँ पहुँचेगा, किडनी में पहुँचेगा, यानी कि वृक्क में पहुँचेगा। किडनी के बाद देखिए किडनी में आपने पढ़ा होगा कि किडनी में स्ट्रक्चर पाई जाती है, नेफ्रॉन्स पाई जाती है। नेफ्रॉन्स में आपने वहाँ पे पढ़ रखा होगा बोमेन कैप्सूल वगैरह पूरा। तो यहाँ पे जो नेफ्रॉन्स होती हैं इसी नेफ्रॉन्स में ब्लड को छानने का काम होता है और ब्लड को छानने के बाद यहाँ से जल और जो भी उसमें उपयोगी साल्ट वगैरह होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो यूरिया का निर्माण होता है यही यूरिया जो होती है ये यूरिया और प्लस पानी ये जो है मूत्र के रूप में बन करके बाहर निकलता है। तो सबसे पहले देखिए ब्लड छानने के लिए कहाँ पहुँचेगा, किडनी में पहुँचेगा। देखिए किडनी में जब ब्लड को छान दिया जाएगा तो वहाँ से ब्लड फिर किस में जाएगा, मूत्र वाहिनियों में जाएगा और मूत्र वाहिनियों के बाद ये कहाँ पहुँच जाएगा, मूत्राशय में पहुँच जाएगा। वहाँ पे इसको स्टोर कर लिया जाएगा और मूत्राशय के बाद ये मूत्र मार्ग से होते हुए फिर ये बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर होना चाहिए ये सही आंसर होगा इसका 4th, यानी कि पहले वृक्क में यानी कि किडनी में, उसके बाद मूत्र वाहिनी में, फिर उसके बाद मूत्राशय में ये स्टोर हो जाएगा और जब मूत्र त्याग करने की इच्छा होती है तब जो है ये मूत्र मार्ग से होता हुआ ये बाहर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि कोई बस अपनी यात्रा की पहली 10 किलोमीटर की दूरी यानी कि पहली 10 किलोमीटर की दूरी ये कैसे चल रहा है, 40 किलोमीटर पर हावर से चल रहा है। तो ये 40 किलोमीटर पर हावर से ये ट्रेवल कर रहा है और फिर शेष 45 किलोमीटर यानी कि बाद में ये 45 किलोमीटर बाद की जो 45 किलोमीटर की दूरी है ये 45 किलोमीटर की दूरी है
और बाद में ये जो 45 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है ये 60 किलोमीटर पर हावर से ये तय कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों इसकी औसत चाल क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, औसत चाल एवरेज स्पीड क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिए कुल दूरी कितनी हो गई, 10 किलोमीटर पहले चला और बाद में कितना चला, ये 45 किलोमीटर। तो 10 + 45 इसकी कुल दूरी हो गई। और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो देखिए पहली दूरी को तय करने में कितना समय लगा होगा, तो 10/40, इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, प्लस फिर उसके बाद देखिए इसको कितना समय लगा होगा, 45 और बटे में 60। अब इस तरीके से दोस्तों इसको हम जब सॉल्व करेंगे, अब दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा, आंसर नंबर 4, यानी कि 55 किलोमीटर पर हावर। तो यहाँ पे सॉल्व करने पर आंसर आएगा 55, और 55 आपको दिया है 4th ऑप्शन में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55 किलोमीटर पर हावर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि किसी वस्तु का आभासी और विवर्धित छवि। देखिए आपको जो इमेज बनानी है वो वर्चुअल होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, मैग्नीफाइड होनी चाहिए। तो देखिए वर्चुअल इमेज चाहिए और कैसी चाहिए, मैग्नीफाइड चाहिए। तो वर्चुअल और मैग्नीफाइड ये इमेज किस में बनती है, अगर हम लोग मिरर की बात करें, लेंस, दोनों चूँकि यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं तो दोनों में ही इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा कि कॉन्वेक्स मिरर में केवल एक ही टाइप की इमेज बनती है, और वो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है, सीधी होती है और छोटी होती है। तो दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर में तो इस तरीके की इमेज बनेगी नहीं। अब बच जाता है क्या, कॉनकेव मिरर। तो देखिए कॉनकेव मिरर में कैसे बनता है ये मैं आपको बना करके दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों पहले हम लोग एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। कॉनकेव मिरर माने क्या होता है कि जो सामने से देखने पर घुसा हुआ दिखाई पड़े, मतलब सामने से आपको देखने पर, देखिए सामने इसका क्या होगा, ये होगा, फ्रंट होगा, तो फ्रंट से देखने पर ये सामने अंदर की तरफ धंसा हुआ दिखाई दे, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। अब देखिए कॉनकेव मिरर है तो यहाँ पे अब हम लोग ये कॉनकेव मिरर का क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, और यहाँ पे इसका कहीं ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, और इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और यहाँ कहीं बीच में इसका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, बिल्कुल बीच में इसका फोकस होगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यदि हम लोग F और P के बीच में रखें, तो ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में रखने पर कौन सा रे डायग्राम बनेगा, इसको हम लोग बना करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश की किरण है ये कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण ये कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो ये फोकस से इस तरह होकर जाएगी, इसको हमें क्या करना है, पीछे बढ़ा देना है। अब देखिए दूसरा रे डायग्राम इसका जो बनेगा वो कैसे बनेगा, यानी कि दूसरी किरण इसको जो बनेगी, तो देखिए सी की तरफ से आने वाली जो किरणें रहती हैं वो सी की तरफ से ही चली जाती है, यानी कि यहीं से वापस जाएगी। तो जो किरण सी की तरफ से आती हुई प्रतीत हो रही है वो वापस लौट आएगी, यानी कि ये वापस लौट आएगी। इसको आप पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, सीधी बनेगी। क्योंकि किरणें वास्तव में नहीं मिल रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। तो इमेज यहाँ पे वर्चुअल बनेगी, सीधी बनेगी और वस्तु से बड़ी बनेगी। तो देखिए कॉनकेव मिरर में इस तरह की इमेज बनती है। तो कॉनकेव मिरर देखिए यहाँ पे आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो कॉनकेव मिरर दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस भी दिया गया है, तो आइए कॉन्वेक्स लेंस को भी चेक कर लेते हैं कि क्या उसमें इस तरह की इमेज बनती है कि नहीं बनती है। तो आइए देखिए इसको भी रे डायग्राम बना करके हम लोग इसको चेक करके देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये कोई पतला लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे इसका F है और यहाँ पे इसका क्या है, 2F है। इसी तरीके से यहाँ भी इसका F होगा और यहाँ पर क्या होगा, इसका 2F होगा। अब मान लीजिए कोई हम लोग एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, मान लीजिए कि F और ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा है। अब इसका रे डायग्राम हम लोग बनाते हैं। तो रे डायग्राम देखिए कैसे बनेगा, उसी तरीके से बनेगा। मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण चलेगी वो फोकस से होकर जाएगी, लेकिन देखिए यहाँ पे परावर्तन नहीं होगा, यहाँ पे अपवर्तन होगा। तो यहाँ पे ये फोकस से होकर के जाएगी। इसके बाद देखिए एक किरण हम लोग और लेते हैं, और उस किरण को हम लोग कैसे लेते हैं, जो ऑप्टिकल सेंटर से जो किरण जाती है वो सीधे निकल जाती है। तो देखिए जो किरण, प्रकाश किरण जिसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो कैसे होगी, वो सीधे निकल जाएगी। अब देखिए आगे की तरफ ये दोनों किरणें फैल रही हैं, यानी कहीं नहीं मिलेगी।
अब देखिए दोस्तों, आगे की तरफ तो ये किरणें क्या है, फैल नहीं है, यानी कि आगे तो कहीं मिलेगी नहीं। तो देखिए दोस्तों, पीछे की तरफ इन किरणों को जब हम लोग बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे कहीं पे इसका जो है इमेज बनेगा। और ये इमेज भी दोस्तों देखिए कैसे होगा, ये इमेज जो है इस तरीके से जो है डॉटेड लाइन से बनेगा। और चूँकि यहाँ पे किरणें वास्तव में नहीं मिल रही हैं तो ये इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा, सीधा होगा, बड़ा होगा। तो आपने देखा कि कॉनकेव मिरर में वहाँ पर भी इमेज वस्तु से बड़ा बन रहा था और सीधा बन रहा था और आवर्धित यानी कि मैग्नीफाइड बन रहा था। और यहाँ पर भी आपने देखा कॉन्वेक्स लेंस में देखा, यहाँ पर भी बन रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर नंबर हो जाएगा 2, यानी कि कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स लेंस में, इन दोनों में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बन सकता है और वस्तु से बड़ा भी बन सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, पोलियो का कारण है। तो देखिए पोलियो जो होता है ये वायरस के कारण होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा वायरस यानी कि विषाणु कारण, यानी कि आंसर नंबर 2। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बीच में जो क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं वो पेडागोजिक क्वेश्चन है, तो उनको अभी हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे। जो साइंस के क्वेश्चन है केवल उसी को हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण हैं। तो प्लास्टिक में कौन कौन से विशिष्ट गुण पाए जाते हैं, आइए इसकी बात हम लोग करते हैं। देखिए प्लास्टिक टिकाऊ होता है, वजन में मेटल की तुलना में हल्का होता है और नॉन रिएक्टिव होता है। जैसे आप देखिए कि किसी मेटल को यदि आप किसी खुली जगह पे थोड़े दिनों के लिए रख देते हैं तो वो जल्दी से उसमें क्या हो जाता है, उसमें कोरोजन हो जाता है, क्योंकि मेटल जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं। और जैसे ही ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, वहाँ पे वाटर वेपर होती हैं और ये ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्शन करता है वाटर वेपर के प्रेजेंस में, और ये इसका कोरोजन हो जाता है, मेटल के ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मेटल जो होते हैं वो थोड़ा सा अभिक्रियाशील होते हैं, जबकि प्लास्टिक जो होते हैं वो अभिक्रियाशील नहीं होते हैं। तो इस तरीके से देखिए ऑप्शन नंबर 3 पे यदि आप ध्यान दें तो ये टिकाऊ होते हैं, वजन में हल्के होते हैं और अनअभिक्रियाशील होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर 3। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या स्टेटमेंट दिया गया है। यह किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली किसी विशेष स्पीशीज के व्यक्तियों की कुल संख्या का उल्लेख करती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली किसी विशेष स्पीशीज के व्यक्तियों की कुल संख्या। तो अगर हम जैव विविधता की बात करें तो जैव विविधता का मतलब ये होता है कि किसी भी क्षेत्र विशेष में जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रकार के वहाँ पे एनिमल पाए जाते हैं, प्लांट पाए जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे कितनी वैरायटी पाई जाती है प्लांट और एनिमल की, या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो पहला ऑप्शन तो सही नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। यह दिया हुआ है कि यह किसी दिए गए क्षेत्र में केवल पादप जगत और प्राणी जगत की किसी विशेष स्पीशीज का उल्लेख करता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये सही हो सकता है, लेकिन बाकी के ऑप्शंस भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो बाकी के ऑप्शन देखिए क्या हैं दिए हुए हैं। यह किसी दिए गए क्षेत्र के पादप जगत और प्राणी जगत की विविध स्पीशीज का उल्लेख करती है। देखिए यहाँ पे दिया गया है विशेष स्पीशीज और यहाँ पे दिया गया है विविध स्पीशीज। तो देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि किसी क्षेत्र में कितने पादप जगत के यानी कि प्लांट कितने टाइप के पाए जाते हैं, उनकी कौन कौन सी स्पीशीज पाई जाती है, एनिमल कौन कौन सी उनकी कौन कौन सी स्पीशीज पाई जाती है, उनका जो उल्लेख करता है वही जो है वहाँ की जैव विविधता कहलाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर अगर हम बात करें तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पहला दिया है ABC, फिर दूसरा दिया है ACD। तो देखिए C वाला तो सही है ही है, लेकिन A और B पूरी तरीके से सही नहीं था, तो A और B C तो नहीं हो सकता। D वाला भी पढ़ लेते हैं। दिया गया है कि यह जानवरों के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया संरक्षित क्षेत्र है, तो D वाला भी दोस्तों गलत है। तो इस तरीके से दोस्तों पहला भी नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता और तीसरा भी नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर होना चाहिए केवल C यानी कि 4th वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि कोशिकाओं में संबंधित निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। अब देखिए इसमें क्रोमोसोम दिया है, जीन दिया है, न्यूक्लियोलस दिया है और राइबोसोम दिया है। देखिए दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि सेल के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और ये जो केंद्रक होता है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है।
इसके अंदर क्या पाई जाती है, न्यूक्लियोलस पाई जाती है, केंद्रिका पाई जाती है, और केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है यानी कि केंद्रक द्रव भरा होता है। और इस केंद्रक द्रव के अंदर जो है कुछ गुणसूत्र पाए जाते हैं। पहले तो ये क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में होते हैं और बाद में जब सेल डिवीजन होने लगता है तब ये जो है क्रोमोसोम्स में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो है कॉइलिंग हो जाती है, क्वाइल्ड हो जाते हैं। क्वाइल्ड होकर के ये क्रोमैटिन थ्रेड जो होते हैं ये मोटे हो जाते हैं और ये क्रोमोसोम का फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपसे कह रहा है कि इनमें से किसी कोशिका के केंद्रक के भाग हैं। तो देखिए केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है, तो केंद्रक में गुणसूत्र भी पाया जाता है। और ये जो क्रोमैटिन थ्रेड हैं ये बने किससे होते हैं, ये डीएनए से बने होते हैं। और ये डीएनए का कुछ सेगमेंट होता है जो किसी एक कैरेक्टर को निर्धारित करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो देखिए जीन भी इसी के अंदर पाया जाएगा। न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका, केंद्रिका भी इसके अंदर पाई जाती है। तो ए, बी और सी ये तीनों ही इसके अंदर पाए जाते हैं। और अगर हम लोग बात करें राइबोसोम की, तो देखिए राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, आपने पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस से ही लगी हुई एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो प्रकार की होती है, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो किसके कारण होती है, राइबोसोम पार्टिकल्स के कारण होती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसी पर राइबोसोम्स पार्टिकल पाए जाते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। तो राइबोसोम ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं बल्कि न्यूक्लियस से बाहर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ए, बी और सी ये तीनों स्ट्रक्चर ही न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं। और आपको सही ऑप्शन यहाँ पे जो होना चाहिए, ये सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ए, बी और सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि मानवों में जनन की अवधि घटनाओं का सही क्रम है। तो देखिए दोस्तों, जब ये जनन होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या बनता है, युग्मक बनता है। सबसे पहले युग्मक बनता है, सबसे पहले मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनता है। फिर इनका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है यानी कि युग्मनज बनता है। और फिर जाइगोट में जब सेल डिवीजन होता है तो उससे एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण बनता है। तो इस तरीके से दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा इसका 4 वाला। तो 87 का हो जाएगा सही आंसर 4। पहले गैमीट बनेगा, गैमीट में फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट में सेल डिवीजन होगा तो उससे एम्ब्रियो बनेगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 4। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर। देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन। तो इसमें दिया गया है कि जिस तालाब के जल में टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं उस जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। तो देखिए तालाब के जल में जब टैडपोल वृद्धि करता है तो इनकी वृद्धि करने के लिए यहाँ पे थायरोक्सिन नामक हार्मोन की ज़रूरत होती है। और थायरोक्सिन नामक हार्मोन कब बनता है, जब आयोडीन उपस्थित होता है, क्योंकि आयोडीन की सहायता से ही इस हार्मोन का निर्माण होता है। तो इसका मतलब कि उस जल में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 यानी कि आयोडीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 यानी कि आयोडीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 यानी कि आयोडीन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कोई 6 केजी द्रव्यमान का पिंड किसी घर्षण रहित क्षैतिज पर 3 मीटर पर सेकेंड की एक समान चाल से फिसल रहा है। पिंड को इसी चाल से इसी रेखा के अनुदिश गति कराने के लिए आवश्यक बल चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो पिंड है ये कितना है, 6 किलोग्राम का है और किसी घर्षण रहित, यहाँ शब्द पे ध्यान दीजिएगा, किसी घर्षण रहित। देखिए पिंड यहाँ पे चल रहा है। वैसे तो प्रैक्टिकली अगर देखें तो थोड़ा बहुत फ्रिक्शन तो हमेशा रहता है, कभी भी फ्रिक्शन पूरी तरीके से जीरो नहीं होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि घर्षण रहित है, यानी कि यहाँ पर म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण गुणांक क्या है, 0 है। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने इसको एक बार जो गतिज ऊर्जा दे दी उसी गतिज ऊर्जा के साथ ये लगातार गति करता रहेगा। हालांकि प्रैक्टिकली दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है। हालांकि प्रैक्टिकली दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकली यहाँ पे इस ब्लॉक के बीच में, इस सरफेस के बीच में यहाँ पर फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लगेगा। लेकिन जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एनर्जी हम इसको दे देंगे, क्योंकि फ्रिक्शन ही यहाँ पे एक एनर्जी कंज्यूम करता है और इसी कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी लगातार घटती जाती है और बाद में ब्लॉक आगे चल करके रुक जाता है। तो और बाद
क्योंकि फ्रिक्शन ही एनर्जी को कंज्यूम करता है, जिसके कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी लगातार घटती जाती है और आगे जा कर के ब्लॉक रुक जाता है। तो इसलिए यहाँ पे चूँकि कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसको चलाते रहने के लिए हमें कोई भी फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फ्रिक्शन ना होने के कारण जो भी काइनेटिक एनर्जी इसको एक बार दे दी जाएगी, ये उसी काइनेटिक एनर्जी से लगातार चलता रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो सही आंसर इसका होगा आंसर नंबर 3, यानी कि 0 न्यूटन। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, टार्टरिक अम्ल कहाँ कहाँ पाया जाता है, आइए इसको देखते हैं। देखिए नींबू में, देखिए नींबू में क्या होता है, नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। आंवला में, तो देखिए आंवला में भी ये नहीं पाया जाता है। कच्चा आम, देखिए कच्चे आम में जो है टार्टरिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अंगूर में भी पाया जाता है। तो सी और डी इन दोनों में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो सी और डी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा, सी और डी। तो इस तरीके से दोस्तों जो भी क्वेश्चंस वर्ष 2015 में पूछे गए हैं अपर प्राइमरी वाले पेपर में, उसमें से साइंस के जो 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को आज हम लोगों ने सॉल्व किया। इसका जो दूसरा सेट, यानी कि दूसरा सेट से मेरा मतलब ये है कि जो इसका दूसरा पेपर होता है जो कि सितंबर के महीने में पेपर हुआ था, उस पेपर को जल्द ही हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।